तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस आरजू गवर्नमेंट जॉब की। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानव शरीर की संक्रामक रोगों से रक्षा करने वाली जैविक प्रक्रिया है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरक्षा, बी हमारा पोषण, सी है पाचन एंड डी हमारा श्वसन। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उससे हम प्रतिरक्षा बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रतिरक्षा। जैसे ही आपके सिलेबस में प्रतिरक्षा क्या है चैप्टर दिया भी है कि प्रतिरक्षा से क्वेश्चन पूछा जाना है। नेक्स्ट बात करेंगे संक्रामक रोगों से बचाव हेतु आवश्यक प्रतिरक्षण का स्वरूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक, बी हमारा है कृत्रिम, सी हमारा है तटस्थ एंड बी हमारा है ए व बी दोनों। तो मैं आपको तो बता दूं कुछ ऐसे हमारे प्रतिरक्षण होते हैं जो हमारे प्राकृतिक होते हैं और कुछ हमारे कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम क्या होते हैं? जैसे हमारे किसी प्रकार की वैक्सीन लगी, मानो कोरोना की वैक्सीन लगी तो ये हमारा क्या था? कृत्रिम था। और प्राकृतिक क्या है? एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्राकृतिक टीकाकरण किसे कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक टीका क्या है? तो वहाँ पर जो राइट आंसर था वो था माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जो हमारा प्राकृतिक टीका का काम करता है। तो यहाँ पर वो प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए व बी हमारे दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर में वैक्सीन द्वारा डाडर पदार्थ प्रवेश कराकर प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। मानव शरीर में वैक्सीन द्वारा डाडर पदार्थ प्रवेश कराकर प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है औषधि, बी हमारा है एंटीजन, सी हमारा है ग्लूकोज एंड डी हमारा है स्टार्च। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एंटीजन होता है। ठीक है, जैसे क्या था कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी थी कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। ठीक है, तमाम प्रकार की वैक्सीन आई थी, स्पुतनिक भी जो हमारी दुनिया की पहली वैक्सीन थी, ठीक, जो रूस द्वारा बनाई गई थी। इसी प्रकार की तमाम वैक्सीन जो होती हैं इसे आपने लगवाया होगा कोविशील्ड या कोवैक्सीन। तो होती है क्या? एक प्रकार की एंटीजन होता है जो आपके शरीर में इंसर्ट करा दिया जाता है, तो आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, तो उस रोग से लड़ने में एंटीबॉडी आपकी क्या करती है? मदद करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डाट चौथा नंबर है एंटीजन मानव शरीर में प्रवेश कर निर्माण करते हैं। डाट किसका निर्माण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एंटीबॉडी का, बी हमारा है न्यूक्लियोटाइड का, सी हमारा एमिनो अम्ल का एंड डी हमारा है टोनोप्लास्ट का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अगर कोई भी आपको शरीर में एंटीजन दिया जाता है तो हमारे शरीर में क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिरक्षण हेतु वैक्सीन दी जाती है। प्रतिरक्षण हेतु वैक्सीन दी जाती है, कैसे दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है मुंह द्वारा, बी हमारा है इंजेक्शन द्वारा, सी हमारा ना तो ए और ना ही बी एंड डी हमारा ए व बी दोनों। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों होगा। कैसे होगा? मुंह द्वारा सेवन, यानी कि कोई वैक्सीन जो होती है हमारे मुंह द्वारा दी जाती है। जैसे हमारा पोलियो वैक्सीन है ओपीबी, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, जो हमारे मुंह द्वारा दी जाती है। जो पल्स पोलियो की हमारी वैक्सीन होती है वो मुंह द्वारा दी जाती है, तो ओरल होती है, यानी कि मुंह द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन द्वारा, तो देखा होगा जो कुछ वैक्सीन जो होती है हमारे इंजेक्शन द्वारा आईएम दी जाती है, यानी कि इंट्रामास्कुलर दी जाती है। जैसे हमारी कोरोना की वैक्सीन क्या थी? ये इंजेक्शन द्वारा दी जाती थी। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों से हो जाएंगे, असली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रतिरक्षण का लाभ क्या होता है? जो हमारा प्रतिरक्षण होता है इसका लाभ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है संक्रामक रोगों से बचाव, बी हमारा है शरीर में रोग के हानिकारक प्रभाव को रोकने, सी हमारा है रोग की तीव्रता को कम करने एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर प्रतिरक्षण के क्या लाभ होते हैं भाई? जो प्रतिरक्षा अगर आपको मान लो कोई भी टीका लगा है तो संक्रामक रोगों से बचाव के लिए लगा होगा, शरीर में रोग के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए या रोकने के लिए, रोग की तीव्रता को कम करने के लिए, यानी कि कोई भी रोग अगर फैल रहा है तो उसके फैलाव को, उसके प्रसाव को कम करने में भी हमारा टीकाकरण काम करता है, प्रतिरक्षण काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? अभी क्वेश्चन मैंने ऊपर डिस्कस किया है। प्रतिरक्षा हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक होती है कृत्रिम और एक होती है प्राकृतिक। ठीक है, दो प्रकार की टीकाकरण होते हैं, यानी कि प्रतिरक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है मानव शरीर में स्वाभाविक रूप से विद्यमान प्रतिरक्षा है। मानव शरीर में स्वाभाविक रूप से विद्यमान प्रतिरक्षा क्या होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुकूलित प्रतिरक्षा, बी हमारा है कृत्रिम प्रतिरक्षा, सी हमारा है जन्मजात प्रतिरक्षा एंड डी हमारा है अर्जित प्रतिरक्षा। तो स्वाभाविक रूप से विद्यमान प्रतिरक्षा जो होती है वो हमारी होती है, ऑप्शन नंबर ए है जन्मजात प्रतिरक्षा, यानी कि कुछ हमारे जो एंटीजन होते हैं वो हमारे मम्मी पापा यानी कि जन्मजात रूप में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जन्मजात प्रतिरक्षा का प्रकार है। जन्मजात प्रतिरक्षा का प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सक्रिय प्रतिरक्षा, बी हमारा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सी विशिष्ट प्रतिरक्षा एंड डी हमारा तटस्थ प्रतिरक्षा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट प्रतिरक्षा हो जाएगा। क्या? विशिष्ट प्रतिरक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शरीर के सभी संक्रमणों से बचाव हेतु सामान्य प्रतिरोध का कार्य करती है। कौन सी कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए एंटीजन, बी हमारा है विशिष्ट प्रतिरक्षा, सी है गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा एंड डी हमारा ए सभी। तो यहाँ पर शरीर के सभी संक्रमणों से बचाव हेतु सामान्य प्रतिरोध का कार्य करती है, जो हमारी होती है गैर प्रतिष्ठ प्रतिरक्षा, यानी कि उस एंटीजन को हमारे देखो प्रतिरोध मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, ठीक है, अवरोध उत्पन्न करना। तो ये हमारी जो गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा होगी, यानी कि हमको जरूरत नहीं होगी, वही हमारे अंदर क्या करेगी, वो समान प्रतिरोध का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी गैर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनुकूलित प्रतिरक्षा के प्रकार हैं। अनुकूलित प्रतिरक्षा के प्रकार क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए है सक्रिय प्रतिरक्षा, बी हमारा तटस्थ प्रतिरक्षा, सी हमारा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा एंड डी हमारा है ए व सी दोनों। तो मैं बता दूँ अनुकूलित प्रतिरक्षा यह होती है कि हमारे शरीर के लिए वो अनुकूल है कि नहीं है। देखो अपने भारत देश में 2 वैक्सीन लॉन्च हुई थी, एक कोविशील्ड एक कोवैक्सीन। तो मैं आपको बता दूं जो कोविशील्ड थी ये कोविशील्ड जो थी ये सक्रिय वैक्सीन थी और जो कोवैक्सीन थी ये आपकी निष्क्रिय वैक्सीन थी, यानी कि मृत टीका था। तो क्या होगा, सक्रिय भी चाहिए होगा निष्क्रिय भी चाहिए होगा। ये हमारे शरीर के लिए क्या होती है, अनुकूल होती है, प्रतिकूल नहीं होती हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अनुकूल क्या है। अनुकूल कहने का मतलब ये है कि जो वैक्सीन हमको लगाई जाती है वो हमारे शरीर के लिए अनुकूल है या नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि हमारे देश में 2 वैक्सीन लॉन्च हुई थी, सबसे पहले एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो आप गूगल करिएगा तो जो कोविशील्ड थी ये हमारी सक्रिय वैक्सीन थी, ठीक है, जो 80 से 90% प्रभावी थी, ठीक है, 90% से ज़्यादा प्रभावी थी। लेकिन जो हमारी कोवैक्सीन थी ये हमारी निष्क्रिय वैक्सीन थी, ये हमारी कम प्रभावी थी। इसीलिए हमने जो टीका लगवाया था वो हम गूगल करके सोच समझ के टीका लगवाया था अपने। तो हमने कोविशील्ड की दोनों डोज लगवाई थी। तो यहाँ पर जो अनुकूल प्रतिरक्षा की बात की गई है तो यहाँ पर निष्क्रिय सक्रिय दोनों होंगे। तो देखिए ए व सी दोनों, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चीज़ों को आप थोड़ा आराम से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ सकते हैं। कौन सी प्रतिरक्षा दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है? कौन सी प्रतिरक्षा दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है? ऑप्शन नंबर ए है निष्क्रिय एंटीबॉडी, बी हमारा है मात्र एंटीबॉडी, सी हमारा सॉरी कौन सी प्रतिरक्षा दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है? ऑप्शन नंबर ए है सक्रिय प्रतिरक्षा, बी हमारा है जाइकोटिन प्रतिरक्षा, सी हमारा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा एंड डी हमारा पैकेटिन प्रतिरक्षा। कौन सी प्रतिरक्षा दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है? मैंने बताया था कि हम सक्रिय टीका लगवाए थे कोविशील्ड, ठीक है। तो सक्रिय जो प्रतिरक्षा होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा दीर्घकालिक होती है, इसीलिए बहुत लोग को नहीं पता होता है। देखो आप कुछ भी कर रहे हैं उसके पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम अपने वैक्सीन लगवाने गए थे तो हमको ये डिसाइड कैसे करना था कि हमको कोवैक्सीन लगवानी है कोविशील्ड लगवानी है। तो हमें सक्रिय वैक्सीन लगवानी थी, यानी कि जो हमारी कोविशील्ड थी ये हमारी सक्रिय वैक्सीन थी और कोवैक्सीन हमारी निष्क्रिय वैक्सीन थी, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से कौन सक्रिय है कौन निष्क्रिय है। तो यहाँ पर सक्रिय जो हमारी थी कोविशील्ड थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सक्रिय कोविशील्ड हो जाएगा, जो दीर्घ प्रतिरक्षक का काम करती है। नेक्स्ट है आजन्मे एवं नवजात शिशुओं को किस एंटीबॉडी द्वारा प्रतिरक्षित किया था? आजन्मा मतलब बच्चा जन्म नहीं लिया है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है निष्क्रिय एंटीबॉडी, बी हमारा मात्र एंटीबॉडी, सी है सक्रिय एंटीबॉडी, डी हमारा अनुकूलित एंटीबॉडी। देखो आजन्मा बच्चा मतलब क्या है, बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है। तो उस दौरान क्या होता है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं को टीके दिए जाते हैं। जैसे टीटी का टीका होगा, यानी टेटनस टॉक्साइड का टीका लगाया जाता है, जो हमारे क्या होता है 28 दिन के बाद लगाया था। तो कभी कभी ये होता है कि माँ जो होती है गर्भावस्था में होती है, उस दौरान माँ को भी टीके दिए जाते हैं। तो टीके इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चे को किसी प्रकार का संक्रमण ना होने पाए, बच्चे को पूरी तरह से बच्चा सेफ हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, इसीलिए माँ को भी टीके दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा मात्र एंटीबॉडी, यानी कि माता की एंटीबॉडी से बच्चा हमारा गर्भ के अंदर सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
प्रतिरक्षण कितने प्रकार का होता है? अभी मैंने बताया 2 प्रकार का होता है। कितने? 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्या? प्राकृतिक होता है, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब वैक्सीन जो मानव द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है प्राथमिक प्रतिरक्षण की अवधि समाप्त होने के पश्चात डॉट किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए माध्यम प्रतिरक्षण, बी है संश्लेषित प्रतिरक्षण, सी हमारा गौण प्रतिरक्षण, एंड डी हमारा है समरूप प्रतिरक्षण। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो गौण प्रतिरक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौण प्रतिरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 से 9 माह के बच्चे को डीपीटी की कितनी खुराक पिलाई जाती है? डीपीटी की कितनी खुराक पिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 1 खुराक, बी है 2 खुराक, सी है 3 खुराक, एंड डी हमारा 4 खुराक। तो डीपीटी की जो खुराक दी जाती है बच्चे को, 3 से 9 माह का बच्चा स्पेसिफाई कर दिया है, तो यहाँ पर उसे 3 खुराक यानी कि 3 डोज दी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खसरे से शिशु का बचाव करने के लिए कौन सा टीका जाता है? खसरे के लिए ऑप्शन नंबर ए डीपीटी का टीका, बी हमारा डीटी का टीका, सी हमारा बीसीजी, एंड डी हमारा है बीपी का टीका। तो यहाँ पर खसरे यानी कि मीजल से बचने के लिए बच्चे को बीसीजी का टीका दिया जाता है। किसका? बीसीजी का, बैसिलस कालमेट-गुरिन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18 से 24 माह के शिशु को पोलियो की कितनी खुराक दी जानी चाहिए? 18 से यानी कि बच्चा क्या है 1.5 से 2 साल का हो गया है, यानी कि 18 मतलब 1.5 साल, 24 मतलब 2 साल का हो गया, तो उसे पोलियो की कितनी खुराक दी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 1 खुराक, बी है 2 खुराक, सी बी है 3 खुराक, सी हमारा 4 खुराक, एंड डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे को 1 खुराक यानी कि 1 डोज दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, डिप्थीरिया रोग से बचाव हेतु कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है डीटी, बी हमारा है बीसीजी, सी हमारा है बेरिसेल्ला, एंड डी हमारा है ओपीबी। तो यहाँ पर डिप्थीरिया से बचाने के लिए बच्चे को कौन सा टीका देता है? डीटी का टीका जाता है, डीटी का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 वर्ष के बालक को टाइफाइड की कितनी खुराक दी जानी चाहिए? 10 वर्ष का बच्चा है, उसे टाइफाइड की कितनी खुराक दी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 1 खुराक, बी हमारा 2 खुराक, सी हमारा 3 खुराक, एंड डी हमारा 5 खुराक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बी खुराक, यानी कि 2 खुराक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक गर्भवती महिला को कितने सप्ताह में टेटनेस का टीका लगवाना अनिवार्य है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। मैं आपको बता दूं, जब कोई गर्भवती महिला होती है उससे टेटनस टॉक्साइड का जो टीका लगाया जाता है वो कितने सप्ताह बाद लगाया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 16 से 36 सप्ताह के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है कि ये क्वेश्चन गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण जो होता है उसमें सम्मिलित किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है ओपीबी का संक्षिप्त रूप क्या है? ओपीबी का संक्षिप्त, ये पता नहीं कितनी बार बताया है कि ओपीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओपीबी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि डब्ल्यूएचओ ने भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया था? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डब्ल्यूएचओ ने भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन से आपको हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एमएमआर का टीका यानी खसरा, कंठमाला एवं रूबेला का टीका किस आयु में लगाया जाता है? मीजल्स, मम्स और रूबेला, एमएमआर मीजल्स, मम्स और रूबेला का टीका जो होता है किस आयु में लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 6 से 8 माह, बी हमारा 8 से 12 माह, सी हमारा 12 से 15 माह, एंड डी हमारा 15 से 18 माह। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 18 माह में बच्चे को लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एमएमआर का टीका की दूसरी खुराक पहली खुराक के कितने माह पश्चात दी जाती है? कितने माह पश्चात? ऑप्शन नंबर ए है 8 महीने, बी हमारा है 4 महीने, सी हमारा 2 महीने, एंड डी हमारा है 5 महीने। तो यहाँ पर जो लगाया जाता है हमारा 8 महीने के अंतराल के बाद लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेरिसेल्ला
की खुराक कितनी आयु से कम के बालकों को दी जा सकती है? बेरिसिल्ला की खुराक कितनी आयु से कम के बालकों को दी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष से कम, बी हमारा है 16 वर्ष से कम, सी हमारा 13 वर्ष से कम एंड डी हमारा है 11 वर्ष से कम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 वर्ष से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।